नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, कल नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली में विपक्षी एकता के लिए अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। और उनके साथ कौन-कौन गया था? उनके साथ गया था बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सबसे करीबी, जिसको राबड़ी देवी कहते थे कि जीजा साले का रिश्ता है इनका, जो कि अभी वर्तमान में जदयू का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, वो भी गए थे, जो पीछे हाथ बांध के खड़े थे। आप मीडिया को संबोधित जब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ललन सिंह पीछे हाथ बांधे हुए खड़े हैं। साथ में मनोज झा भी है, संजय सिंह भी है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव है और भी लोग हैं। दरअसल नीतीश कुमार और उनके भतीजा तेजस्वी यादव इस देश में अपने अपने कुर्सी के लालच में दर दर भटक रहे हैं। उन नेताओं के दरवाजे पे जा रहे हैं, चौखट पे जाके नाक रगड़ रहे हैं कि आप विपक्षी एकता में शामिल हो जाओ। फिर भी कोई नेता इनकी बात सुन नहीं रहा है, क्योंकि इनकी अपनी विश्वसनीयता ऐसी है अपने प्रदेश में कि इनके अपने प्रदेश का लोग ही इन पे कितना भरोसा करते हैं, यह खुद इनको नहीं पता। और यह पूरे देश के लोगों को भरोसा पे लेने चले हैं कि हम विपक्षी एकता करवाएंगे। और क्यों करवाएंगे? क्योंकि हमें यानी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। इस पूरे विपक्षी एकता का एक ही मतलब है, नीतीश कुमार जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो फोकट में नहीं कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे इन तमाम प्रयासों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है विपक्षी दल के नेता और राजनीतिक पार्टियां हमें विपक्ष के पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दें। इनको शायद भ्रम हो गया है कि इनके नाम पे इस देश में विपक्ष को बहुमत मिल जाएगा और ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रदेश में कभी अपनी पूरी राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक जीवन में अपने दम पे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनको भ्रम हो गया कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी विपक्षी एकता के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को विपक्ष के नेता बनाने के लिए दर दर घूम रहे हैं। जी हाँ, चच्चा घूम रहे विपक्षी एकता के लिए और भतीजा घूम रहे चच्चा को विपक्ष के नेता बनाने के लिए। क्योंकि बिहार में जब तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी से चिपके हुए हैं, तब तक तेजस्वी यादव को लगता है कि हम सीएम नहीं बन सकते हैं और चच्चा को हम जबरदस्ती हटा भी नहीं सकते हैं। नहीं तो आरजेडी ने बहुत प्रयास करके देख लिया, आरजेडी के तरफ से पूरी कोशिश करके देख लिया कि नीतीश कुमार को हम कुर्सी से हटा दे, लेकिन उनके तमाम कोशिशों के बाद भी आरजेडी और उनके नेताओं ने नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटा पाया। बेशक कितनी भी गालियां इनको दिया हो, पर नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है जिनको कुर्सी का इतना लालच है कि वो कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार है। पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस अरविंद केजरीवाल से मिलने गए हैं, उस अरविंद केजरीवाल का स्थिति तो अभी ऐसी हो गई है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में इस देश के तमाम नेताओं को चोर और भ्रष्टाचारी बता रहा था, भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति बता रहा था, आज उन्हीं नेताओं का चरण वंदना करने पे आतुर हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपना कुर्सी बचाने के लिए आज उन तमाम नेताओं का चरण वंदना करने को तैयार है जिनको कभी भ्रष्टाचार के प्रतिमूर्ति मानता था, जिनके लिए हाथ में बड़े बड़े पेपर और सबूत ले कहता था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं इन सभी नेताओं को जेल भेजूंगा। आज उन्हीं नेताओं के साथ बैठ के बड़ी बेशर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं। और इतनी बेशर्मी की हदें पार करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी कोई भाव नहीं दे रहा है फिलहाल, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह का विपक्षी एकता का बात कर रहा है इस देश में, शायद वो इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो होगा कैसे। क्योंकि आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले कर्नाटक सीएम की शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम नेताओं को, जिन नेताओं को आमंत्रण दिया था, उनमें से अधिकतर ऐसे नेता थे जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से किसी न किसी स्तर पे जुड़ा हुआ है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो,
या महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये तमाम नेता अभी कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन सबको पता है कि इस देश में कांग्रेस के बगैर हमारी कोई राष्ट्रीय स्तर पे पहचान नहीं है। इसलिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पे पहचान के लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, और ये हकीकत है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी अपनी पहचान नहीं है। राज्य में भी ये पूरे राज्य के नेता नहीं है, और जिन जिन नेताओं के पास राज्य में अपनी जनाधार है, मजबूत जनाधार है, जो नेता अपने अपने राज्य में अपने दम पे चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं या बनाने का क्षमता रखते हैं, उनमें से किसी भी नेताओं ने आमंत्रण के बावजूद भी, बहुत से नेताओं को तो निमंत्रण ही नहीं मिला, और बहुत से नेता निमंत्रण के बावजूद भी नहीं गए, क्योंकि उन नेताओं को पता है कि कांग्रेस के साथ मंच से जाने से, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने से हमारी राजनीतिक अस्तित्व जो है हमारे अपने प्रदेश में, वो खतरे में पड़ सकती है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, या एमके स्टालिन हो, ऐसे एमके स्टालिन गए थे, या चंद्रशेखर राव हो, जगन मोहन रेड्डी हो, या केरल के सीएम पिनराई विजयन हो। केरल सीएम भी नहीं गया था। एक तरह तो अब देखिए किस तरह का राजनीतिक नाटक ड्रामा हो रहा है इस देश में। बिहार में महागठबंधन के सरकार में लेफ्ट पार्टी भी सरकार में सहयोगी है, लेफ्ट पार्टी भी सरकार को समर्थन दे रखा है, लेकिन वो लेफ्ट पार्टी, जबकि बिहार में गठबंधन किसका है मुख्य रूप से, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का, जिसमें लेफ्ट पार्टी भी समर्थन दे रखा है, वो भी बिहार में सरकार में है। लेकिन केंद्र में लेफ्ट पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर के नागालैंड में, नागालैंड, त्रिपुरा और जो मेघालय में जो चुनाव हुआ है, इनमें से शायद त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था, गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन बिहार में भी गठबंधन में है, साथी है, सहयोगी है सरकार के। फिर भी लेफ्ट के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कांग्रेस के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह में कर्नाटक नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि केरल सीएम को भी पता है कि अगर लेफ्ट केरल में कांग्रेस से गठबंधन करती है तो लेफ्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से लेफ्ट खत्म हो जाएगा इस देश से, क्योंकि लेफ्ट अब सिर्फ और सिर्फ केरल में ही बचा हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ केरल में है। तो फिर केरल में कांग्रेस से लेफ्ट गठबंधन नहीं कर सकती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन करेगी। ये कैसा गठबंधन है, कैसा सहयोग है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है लोगों को गठबंधन के नाम पे। नीतीश कुमार किस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को निमंत्रण नहीं दिया, केजरीवाल को जिसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहती है, क्योंकि केजरीवाल उन्हीं राज्यों में अपना सरकार बना पा रहा है जहां पे पहले से कांग्रेस का सरकार था। कांग्रेस के ही सरकार की बलि लेकर, कांग्रेस के सरकार की कुर्बानी के ऊपर ही आम आदमी पार्टी अपना सरकार बना रहा है। चाहे वो दिल्ली में हो, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने किससे सत्ता छीना, कांग्रेस से। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता किससे छीना, कांग्रेस से। तो कांग्रेस को पूरी तरह से निगल कर आम आदमी पार्टी उभर रही है, ये कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश यादव भी पसोपेश में पड़ा हुआ है कि साथ में जाए कि नहीं जाए। कभी कहता है मैं कांग्रेस के साथ हूं, कभी कहता है नहीं मैं अकेला हूं। कभी वो केसीआर के जो तीसरा मोर्चा का बात होता है उसमें शामिल होने चले जाते हैं, उसका भी कुछ पता नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती है, उसने पहले ही कह दिया कि कांग्रेस देश में जो 543 लोकसभा की सीट है, सिर्फ 200 सीटों पे ही चुनाव लड़े, 343 सीट छोड़ दे। यानी कि एक तरह से पहले ही ममता बनर्जी कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ने की ना सोचे। तो इस तरह से गठबंधन बनेगा नहीं। केसीआर के साथ कांग्रेस का जम नहीं रहा है, वो भी कांग्रेस के साथ नहीं आएगा। नवीन पटनायक पहले ही इस गठबंधन के नाम पे नीतीश कुमार को बेइज्जत करके भगा चुका है अपने दरवाजे से। एक भिखारी के तौर पे खाना खिलाया और 1.5 एकड़ जमीन दान में दिया इनको। उनकी जितनी बड़ी बेइज्जती
नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार का किया, फिर भी ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इतने घनघोर बेइज्जती होने के बाद भी ये ऐसे ऐसे नेताओं से अभी भी मिल रहा है जिनका राजनीतिक अस्तित्व खुद ही खतरे में पड़ा हुआ है। अभी दिल्ली सीएम से मिलने से पहले इन्होंने मुंबई गया था, महाराष्ट्र में इसने शिवसेना, उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना पार्टी नहीं है, तो उद्धव ठाकरे का पहचान क्या होगा उस खुद उद्धव ठाकरे को नहीं पता। उनको ये विपक्षी एकता में लेने के लिए गए थे और कितनी बेशर्मी के साथ गए थे। जिस उद्धव ठाकरे जिस मातोश्री से एक समय में बिहार के मजदूर, पूर्वांचल के मजदूरों के प्रति नफरत का आग भड़का था, उसी मातोश्री में जाके अपना मत्था टेक रहे थे उद्धव ठाकरे के चरण में नीतीश कुमार, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री पद के लालच, जबकि इनको पता है कि प्रधानमंत्री ये नहीं बनने वाले हैं, फिर भी ये इस देश में एक भ्रम का स्थिति पैदा कर रहे हैं। दरअसल हर एक लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में कुछ ऐसे जोकर पैदा होते हैं, ऐसे राजनीति के ऐसे जोकर उभरते हैं जो इस तरह की नौटंकी करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी एक ऐसे ही राजनीति के जोकर को भ्रम हो गया था कि वो इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जिसका जनाधार पूरे अपने प्रदेश में नहीं था, वह इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख लिया और वो इसी तरह से विपक्षी एकता के लिए दर दर भटकना शुरू कर दिया, हर एक प्रदेशों का दौरा करना शुरू कर दिया। वह चंद्रबाबू नायडू आज किस परिस्थिति में है शायद इस देश के लोग जानते भी नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसे लग रहे जैसे राजनीतिक से विलुप्त हो गए हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार भी कर रहा है, पूरे बिहार के सिस्टम को राम भरोसे छोड़ के, बिहार के कानून व्यवस्था को राम भरोसे छोड़कर ये विपक्षी एकता के लिए दर दर भटक रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात के समय जब केजरीवाल रो रहे थे मीडिया के सामने कि देखो जी केंद्र सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दिया, केंद्र सरकार ने हमसे पावर छीन लिया, हमें पंगु बना दिया। दरअसल जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता का इतना भ्रम हो गया था कि वो विधानसभा में खड़े होकर कह रहा था कि दिल्ली का मालिक मैं हूं, एलजी कौन है, कहां से आया है। आज उसी अरविंद केजरीवाल को कानून और संविधान के दायरे में जब लाया गया, जब उसको कानून और संविधान समझाया गया तो उसको समझ में आ रहा है कि अरे हम तो दिल्ली के मालिक थे ही नहीं, हम तो पंगु सरकार थे। दरअसल उन्होंने यही कहा कि हमको एक पंगु बना दिया गया। दरअसल पंगु बना नहीं दिया गया, पंगु सरकार ही दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। शायद केजरीवाल को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कुछ ही लिमिटेड पावर दिल्ली सरकार के पास है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अगर केजरीवाल को एब्सोल्यूट पावर चाहिए तो वह चले जाए, पंजाब के सीएम बन जाए, अपने पैगमंत मान को कह दे कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, सीएम मुझे बनना है, वो हंसते हंसते इस्तीफा दे देगा, क्योंकि केजरीवाल के या एहसान के तले वो दबा हुआ है। तो वहां का सीएम बन जाइए, आपको एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से जो करना चाहे, एक अमृतपाल सिंह पैदा करो, 1000 अमृतपाल सिंह पैदा करो, जितना करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं। इनके रोना पर जब केजरीवाल ने नीतीश कुमार को बोलने के लिए कहा तो जरा नीतीश कुमार की व्यवस्था देखिए, वो किस तरह से आए बाएं साएं बक रहे हैं। मैं नीतीश जी का, तेजस्वी जी का और सभी जो गणमान्य नेता उनके साथ आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी, उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर
विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। नहीं, बहुत अच्छा। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है, और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है, उन सब चीज को बंद करना चाहिए, और देश आगे बढ़ेगा। ये सब चीज जो हम लोगों के मन में बात है, तो सब लोग तो सहमत है ही। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। हम लोग तेजस्वी जी, देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं, और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं, और सब लोग मिलकर के हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो उन्हें किस विषय पर बोलना है। एक ऐसा नेता, अरविंद केजरीवाल तो अभी अभी राजनीति में आया है, 8-10 साल आया है राजनीति में आया है, वो अभी अभी राजनीति के नौसिखिया है। लेकिन नीतीश कुमार का पूरा जीवन राजनीति में बीत गया, केंद्र से लेकर राज्य तक की कई एक महत्वपूर्ण पदों पे रह चुका है। अभी भी वर्तमान में वो एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल से 1000 गुना ज्यादा पावर और वैल्यू है नीतीश कुमार का, सत्ता के मामले में, पद के मामले में।
वह व्यक्ति किस तरह का बयान दे रहा है इस अध्यादेश के मामले ऊपर, इस केंद्र सरकार के अध्यादेश के ऊपर, किस तरह से वो कह रहा है कि केंद्र सरकार ना गलत कर रही है, कैसे किसी चुनी हुई सरकार से पावर छीन सकता है। अरे आप इतने पुराने नेता हैं, इतनी लंबा अनुभव है आपको राजनीति का, कि आपको नहीं पता कि केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां है। वो तो सिर्फ दिल्ली के लिए अध्यादेश जारी किया है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो आपको भी बिहार के मुख्यमंत्री पद से एक झटके में साफ कर देगा, कि आपको नहीं पता। और इससे पहले कांग्रेस के जमाने में चाहे नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, कई सरकारों को, फुल फ्लैश स्टेट की सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को एक झटके में सत्ता से बाहर कर दिया। केरल से लेके तेलंगाना, तमिलनाडु तक का, उड़ीसा का उदाहरण है कि किस तरह से वहां के मुख्यमंत्रियों को एक झटके में सत्ता से बाहर कर दिया था इंदिरा गांधी और नेहरू ने। और आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार कैसे ऐसा कर सकती है। अरे केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है आपको भली भांति मालूम है, लेकिन आपकी राजनीतिक व्यवस्था ऐसा है, दर दर पे जाने के बाद भी, दर दर से ठोकरे खाने के बाद भी आपको शर्म नहीं आ रहा है। जो नीतीश कुमार कह रहा है, आज कह रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया है, इनको दिल्ली के जनता ने चुना है, यही नीतीश कुमार है। 2 फरवरी 2020 को जब संगम बिहार में अपने प्रत्याशी, अपने पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने गया था, उस समय क्या कह रहा था? उस समय कह रहा था कि दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है, बिहार से दिल्ली में बसें इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार परमिशन नहीं दे रही है। तमाम तरह के आरोप लगाए थे यही नीतीश कुमार केजरीवाल के ऊपर, और आज केजरीवाल के भजन गा रहे हैं नीतीश कुमार। केजरीवाल और नीतीश कुमार को देख के यह समझ ही नहीं आ रहा है कि दरअसल मजबूर कौन है, केजरीवाल मजबूर है या नीतीश कुमार मजबूर है। दरअसल ये दोनों ही मजबूर है। इस समय दोनों की स्थिति खराब है। दोनों की स्थिति ऐसा हो गया है जैसे धोबी के कुत्ते का हो जाता है कि ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। यही हाल अभी इन दोनों नेताओं का है। और हंसी तो जब आई जब इस देश के बिहार के उप मुख्यमंत्री, 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसी सपने के चक्कर में अपने चाचा को निपटाने का मौका भी देख रहे हैं कि कब मौका मिले कि चाचा को निपटाया जाए, जिससे मेरा सत्ता का रास्ता खुले। वह व्यक्ति भी कह रहा है कि देश में तनाशाही कर रही है बीजेपी की सरकार, गलत किया, केजरीवाल को परेशान कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि केजरीवाल को परेशान कर रहा है। अरे तुम तो ये भी जानते हो कि परेशान तो तुम्हारे परिवार को भी किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले तुम्हारे मम्मी पापा ईडी के जवाब देकर वापस आए हैं। तुम लोग को तो पता है, तुमसे और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है ऐसे बयानों के अलावा। दरअसल विपक्षी एकता के नाम पे नीतीश कुमार पूरी तरह से इस देश में एक भ्रम जाल का माहौल तैयार कर रहा है। इनको पता है कि विपक्षी एकता नाम का कुछ भी नहीं होने वाला है। आज से कई महीने पहले ही लेफ्ट पार्टी ने कह चुका है कि केंद्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे विपक्षी एकता होना संभव नहीं है। इसके लिए किया जा रहा प्रयास बिल्कुल भी बेकार है, निरर्थक है, उसका कोई व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि यह संभव ही नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई विपक्षी एकता हो। और यह बात सत्य है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी विपक्षी एकता नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार चाहे कितनी भी हाथ पैर मार ले, वह इस अपने योजना में सफल नहीं होंगे, क्योंकि देश की राजनीति का जो स्थिति हो गया इस समय, जैसी देश की राजनीति में देश के जनता का चेतना जागा है, जिस तरह से देश की जनता अब भारतीय राजनीति में रुचि लेना शुरू किया है, भारतीय राजनीति के बारे में जानना, सोचना, समझना और उसमें चर्चा करना शुरू किया है, ऐसी स्थिति में अब लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है कि आप एक तरफ तो अपने अपने राज्य में विरोधी रहिए, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़िए, और राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा आप दिखाइए कि हम एक हैं, हम सभी एक जगह हैं, हम सबके बीच में एकजुटता है, लेकिन राज्य में आप एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो ये अब नहीं चलने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।